हेलो एवरीवन, जैसा कि आपका अपने आयंस क्लासेज में स्वागत है। हम सभी इस वीडियो में देखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से लसम मस ज्ञात करना। कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हम कैसे लसम मस ज्ञात करेंगे, अपनी बोर्ड की कॉपी में किस प्रकार से लिखेंगे कि हमके पूरा का पूरा फुल मार्क्स मिल जाए। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से लसम मस कैसे ज्ञात करें। आपको हमने यहाँ पर उदाहरण एनसीईआरटी का दूसरा, तीसरा, चौथा और प्रश्नावली 1.1 का 3 सवाल 12, 15, 21, 17, 23, 29, 8, 9, 25 ये सभी सवालें आपका सिर्फ और सिर्फ एक विधि से लग जाएगा। आप एक दो सवाल लगाएंगे, उसके बाद ये सभी सवालें आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। हमने इसलिए सभी सवालों को दिया है ताकि आपको समझ में आए। अब हम लोग देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से लसम मस कैसे ज्ञात करेंगे। बहुत सारे भाइयों का कमेंट आया था कि ये लाइट क्यों खींच रहे हैं, इस प्रकार से ना खींचे व्हाइट बोर्ड पे। तो हम उनको बता देना चाहते हैं आपकी बोर्ड कॉपी कक्षा 10वीं में आपको लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको वहाँ पे आपसे वार्तालाप करके आपको नंबर दे दिया जाएगा। आपकी जैसे ही हमने लिखा है वैसे ही बोर्ड कॉपी रहेगी। आपको इधर भी एक लाइन पहले से ही खींची रहेगी, इधर अब एक भी लाइन नहीं खींची रहेगी। आपको उसमें इस प्रकार से प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, कौन सी लाइन कब छोड़नी है कब नहीं, ये हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि हमने खुद ही 10वीं का बोर्ड का पेपर दिया था, उसमें भी हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। आप लोग भी मेरी तरह भी अच्छा प्रदर्शन कीजिएगा, इस प्रकार अपना प्रयास है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से लसम मस कैसे ज्ञात करें। और हम लोग पहला सवाल देखते हैं 6 और 20। अब समझिए, यदि आपका क्वेश्चन आ गया कि 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से लसम मस ज्ञात कीजिए, और यह क्वेश्चन 2 अंक का आ गया। कितने अंक का आ गया? यदि मान लीजिए 2 अंक का आ गया, तो आप अपनी बोर्ड की कॉपी में किस प्रकार लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, उसके लिए चलिए देखते हैं। और पहला सवाल हम लोग देखते हैं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से लसम मस। अब सोचिए कि अब यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डाल दीजिए। अब यहाँ पे कैसा सवाल है? दूसरा सवाल है। यदि तीसरा सवाल होता तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं? तीसरा सवाल। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा सवाल है तो प्रश्नोत्तर संख्या 2। यहाँ पे आप समझिएगा। अब यहाँ पे अगर यदि तीसरा सवाल होता तो कितना लिखते? 3 लिखते। चौथा वाला कितना लिखते? 4 लिखते। बोर्ड की कॉपी में किस प्रकार से आपको लिखना है, आपको अपनी बोर्ड की कॉपी में क्वेश्चन को नहीं उतारना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन उतारेंगे आपको नंबर नहीं मिलेगा। आप उतारिए ना उतारिए, आपको लगाने का नंबर मिलेगा भाई। अब हाँ, कुछ पार्ट होंगे जैसे त्रिकोणमिति होता है, उसका क्वेश्चन उतारा जाता है, क्योंकि बहुत छोटे फॉर्मेट में रहता है तो हम लोग उतार देते हैं। आप बड़े सवालों का क्वेश्चन ना उतारिए और न ही अपना समय नष्ट कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात करेंगे ये 6 और 20 का। तो सर्वप्रथम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। इस प्रकार से हम लोग लिखने के बाद अभाज्य गुणनखंड विधि से, अब कौन सी संख्या दी है आपको? 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 6 का अभाज्य गुणनखंड। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग जैसे जिस कलम से लिख रहे हैं ऐसे ही अपने पेपर में भी लिखेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड। बहुत भाइयों ने कहा था कि आपकी आवाज भी भैया अच्छे से नहीं आ रही है, तो हमने अब अपना माइक अपने हाथ में ले लिया है। अब चलिए हम 6 का जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं, जब हम 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आइए हम लोग रफ कार्य में देखते हैं। जब 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 3 6, 3 एकम 3, 2 और 3 आ गया। इस प्रकार यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2 गुणे 3। जब हम लोग 2 गुणे 3 लिख देंगे, अब इसके बाद हम लोग इसका देखेंगे 20 का। फिर से वहाँ पे अब लिखेंगे कि 20 का अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए भाई, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 20 का अभाज्य गुणनखंड। आप लोग गणित के पेपर में इतनी हिंदी लिखेंगे आपका एग्जामिनर आश्चर्यचकित हो जाएगा। देखिए गरीब भाई ये क्या लिख दिए हैं, आप लोग ऐसे ही लिखेंगे तो आपका भी 99 100 में 100 आएगा। तो अच्छे से 20 का अभाज्य गुणनखंड। अब 20 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 10 2 5 5 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5। इस प्रकार से हम लोगों ने किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर लिया। और ये वीडियो अभाज्य गुणनखंड का हमने पिछली वीडियो में समझ लिया था कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे करें। तो अब इसमें देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से लसम मस कैसे ज्ञात करें।
ये तो काम हुआ भाज्य गुणनखंड का। अब यहाँ पे आपका लसा क्या कहता है कि प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की, आप ये कथन दोनों में देखते रहिएगा, कहीं पर भी अंतर मिलेगा तो आप तुरंत बताइएगा। लसा क्या कहता है, लसा क्या कहता है, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे कौन सी घात लेनी है आपको, बड़ी घात की अभाज्य संख्या का गुणनफल। और मसा क्या कहता है, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। देखिए भाई, मसा में भी बड़ी घात, लसा में बड़ी घात, तो यहाँ पे क्या होगा भाई साहब, छोटी घात। मसा में कौन सी घात होगी, छोटी घात, क्योंकि मसा मसा जो मच्छर होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो हम घात की बात जब करेंगे तो हम लोग क्या लेंगे, छोटी घात, छोटी घात की अभाज्य संख्या का गुणनफल। अब यहाँ पे शब्द आया है बड़ी घात की छोटी घात की, और इससे पहले आया है उभयनिष्ठ आया है। अब इनका बात हम लोग करते हैं। यहाँ पे दो है, दो के यदि हम घात लिखेंगे तो यहाँ पे बराबर करके दो की घात कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तीन की घात कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब यहाँ पे दो की घात कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, क्योंकि दो संख्याएं हैं। और पांच की घात कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। चलिए, हमने घात की तो बात कर लिया, घात के रूप में हमने इसे लिख दिया। अब बात चलती है कि उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ की बात चलेगी। दोनों में उभयनिष्ठ आया है, तो उभयनिष्ठ किसे कहते हैं, जैसे दो इसमें है दो इसमें भी हो, उसे क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ कहते हैं। यदि पांच इसमें है और इसमें नहीं है तो ये उभयनिष्ठ नहीं है। तो हम जब भी उभयनिष्ठ नहीं रहेगा, एक कॉन्सेप्ट लिख दीजिएगा। कॉन्सेप्ट ये आपको बहुत काम देने वाला है। कॉन्सेप्ट में है, यदि उभयनिष्ठ ना हो, उभयनिष्ठ यदि उभयनिष्ठ ना हो तो उसकी घात का शून्य लिखते हैं, उसकी घात में शून्य लिखते हैं, उसकी घात में शून्य लिखकर उभयनिष्ठ बनाते हैं, उसकी घात में शून्य लिखकर उभयनिष्ठ बनाते हैं। आपको ये बात समझ में आई होगी या नहीं आई होगी। चलिए हम लोग इसे भी देखते हैं कि हम इस बात को कॉन्सेप्ट में क्या कहें। यदि कोई भी संख्या अभाज्य संख्या का उभयनिष्ठ नहीं है, यदि मान लीजिए पांच इसमें है और इसमें नहीं है, और तो उस संख्या के इसमें पांच के घाते क्या लिख दीजिए, जीरो लिख दीजिए। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, हम इसको आपको पूरा डिटेल देंगे। बस आप पहले देखते रहिएगा उभयनिष्ठ कैसे बनाएं। तो उभयनिष्ठ बनाने के लिए जो संख्या जो जिस अभाज्य गुणनखंड में नहीं मिल रही है, उसकी घात में हम लोग क्या लगाएंगे, जीरो लगाएंगे। अब देखिए तीन यहाँ पर है, लेकिन 20 के अभाज्य गुणनखंड में नहीं है, तो 20 के भाग में हम तीन घाते क्या लगाएंगे, शून्य लगाते हैं। अब देखिए दो भी इसमें है, इसमें भी है, पांच इसमें है, इसमें है, तीन इसमें है, इसमें है, यानी सभी संख्याओं का उभयनिष्ठ मिल गया। अब बड़ी बात थी सबसे बड़ी घात सबसे छोटी घात, इसमें भी घात के रूप में हमने जमा दिया, इसमें भी घात के रूप में जमा दिया है। अब बातें आई कि किसी भी संख्या के घात के जीरो मान क्या होता है। तो अगला कॉन्सेप्ट हम लोग थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं, आप लोग जानते रहिएगा। किसी भी संख्या के घात के जीरो मान क्या होता है, एक होता है, वो चाहे जो भी संख्या हो सिवाय जीरो को छोड़कर। यदि आप जानिए, यदि हम यहाँ पे पांच घाते जीरो लिख दिए, अब पांच घाते जीरो मान एक कैसे आया, ये तो क्वेश्चन होना चाहिए। तो हम लोग देखिए पांच लिख दिए, अब जीरो को क्या लिख सकते हैं, दो माइनस दो या एक माइनस एक, तीन माइनस तीन, क्योंकि समान संख्या को घटाने पर क्या मिलता है आपको, जीरो मिलता है। तो पांच घाते दो माइनस दो क्या मिल जाएगा, जीरो। तो यहाँ से एक फार्मूला निकलेगा, ए घाते एम माइनस एन, ये फार्मूला है ए घाते एम बटे ए घाते एन। तो यहाँ पे आ जाएगा पांच घाते दो बटे पांच घाते दो, पांच घाते दो मान 25 बटे 25, उत्तर में कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। यानी कहने का मतलब कोई भी यहाँ पे संख्या हो, ऋणात्मक हो, भिन्न हो, दशमलव हो, यदि उसके घात में जीरो है, यदि उसके घात में शून्य है, तो उसका मान कैसे कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। सिर्फ जानते रहिएगा जीरो घाते जीरो मान एक नहीं होगा, बस जीरो घाते जीरो को डज नॉट इक्वल वन, यही भर एक नहीं होगा। बाकी कोई भी संख्या आप लाइए, यदि उसके मान उसके घात में जीरो है, उसका मान एक हो जाएगा। अब फिर से यहाँ पे क्वेश्चन, भैया आपने यहाँ पे एक लिख दिए होते, क्यों जीरो लिख रहे हैं, क्योंकि इसका मान तो एक ही है, तो एक लिख देते। भैया हमने आपको कहा है हम लोग किस विधि से निकाल रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से। किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से।
इसके 20 के अभाज्य गुणनखंड में जितनी भी संख्याएं आए वो सभी क्या हो, अभाज्य हो। 2 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 3 भी क्या है, अभाज्य है। हाँ, 3 घातीय 0 की वैल्यू 1 है, लेकिन हम लोगों ने 1 को अभाज्य के रूप में लिखना है। 1 को अभाज्य के रूप में लिखना है। हमें 1 को किस रूप में लिखना है, अभाज्य के रूप में, क्योंकि 1 कहता है न तो मैं भाज्य हूँ न ही अभाज्य हूँ। एक सवाल में समय लग सकता है आपको, लेकिन अगले सभी सवालों में आपका बहुत ही कम समय लेते हुए हम सभी सवालों को टच करेंगे। तो आप एक समझिएगा क्यों यहाँ पे 1 नहीं लिखा गया। यदि क्या हम 1 लिख देते तो गलत हो जाता। जी हाँ, 1 आप लिख देते तो गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 20 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं, और 20 के अभाज्य गुणनखंड में आप जब भी इधर लिखेंगे वो सभी संख्याएं क्या होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए। अगर ऐसा ना होता तो हम यहाँ पे 4 गुणे 5 भी लिख सकते थे, क्योंकि 4 गुणे 5 कितना होता है, 20 होता है। 10 गुणे 2 भी लिख सकते थे, 10 गुणे कितना होता है, 20 होता है। लेकिन आप जानिए 10 अभाज्य नहीं है, 4 अभाज्य नहीं है। हमें इसीलिए इधर अभाज्य संख्या ही लिखनी होगी। हाँ, उस अभाज्य संख्या घात में कुछ भी हो, कोई भी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, आपसे उससे मतलब नहीं है। ये थोड़ी सी कॉन्सेप्ट थी, अगर समझ में आया ठीक है, नहीं फिर से आप वीडियो को बैक करके अच्छे से देखिएगा। चलिए हम लोग अब इसके आगे देखते हैं। अब यहाँ पे 2 संख्या है, 6 20 है, तो क्वेश्चन में क्वेश्चन में यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 कामा 20, 6 कामा 20 लिखेंगे। अब यहाँ पे कहा है की संख्या का लसम, और यहाँ पे इतना जगह छूट गई, इसे थोड़ा ऊपर कर दीजिएगा। तो भाई लसम 6 कामा 20 प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। अब देखिए 2 घाते 2, 2 घाते 1 में कौन सी सबसे बड़ी घात है, 2 घाते 2 की 2 घाते 1, तो यहाँ पे कौन सी सबसे बड़ी घात है, 2 घाते 2 है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लस 6 कामा 20 बराबर 2 घाते 2। अब यहाँ पे 5 में देखिए 5 घाते 1 है, 5 घाते 0, इसमें से सबसे बड़ी कौन सी है, 5 घाते 1। उभयनिष्ठ नहीं था, उभयनिष्ठ हमने बनाया उस संख्या घाते 0 लिखकर। और अगली देखेंगे 3 घाते 0, यहाँ पे 3 घाते 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 घाते 1 आ जाएगा। तो जब इसका गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 5 20 नहीं 60, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 60। यही क्या होगा, उत्तर होगा। अगला हम देखेंगे मस किसका निकाल रहे हैं, 6 और 20 का। यहाँ पे मस क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, 6 कामा 20। फिर से वही बात, मस में क्या ज्ञात करना है, उभयनिष्ठ तो हम लोगों ने बना लिया था। उभयनिष्ठ बनाने के बाद क्या देखना है, बड़ी घात और छोटी घात। अब देखिए मस में कौन सी घात देखेंगे, छोटी घात। 2 घाते 2 और 2 घाते 1 में सबसे छोटी घात किसकी है, 2 घाते 1 की। 5 घाते 1 में 5 घाते 0 में सबसे छोटी घात किसकी है, 5 घाते 0 की। 3 घाते 0 3 घाते 1 में छोटी घात किसकी है, 3 घाते 0 की। आपको पता है इसकी वैल्यू 1 है, और 2 1 कम 2, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यही आपका 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या हो जाएगा, लसा और मसा हो जाएगा। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा, और उत्तर को थोड़ा आप हाईलाइट कर दीजिएगा। इस प्रकार आप 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से लस और मस ज्ञात कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट थे उसको ध्यान देना था। ये भी बात हो सकता है भैया, यदि मान लीजिए कभी कभी घातें समान आ जाती हैं, तो आप छोटी घात में भी वही लेंगे और बड़ी घात में भी वही लेंगे। यदि जब घातें समान हो जाती हैं तो, यदि घातें समान नहीं होती हैं और कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं मिलता है, तो हम उसकी घात के पावर क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं। और क्यों लगाते हैं, यहाँ पे हमने आपको उसका उत्तर दे दिया है। अब इसी क्रम में हम लोग अगला सवाल चलते हैं, 96 और 404, जो कि उदाहरण नंबर किसका का है, तीसरा है। आपकी एनसीईआरटी का ये तीसरा उदाहरण है, 96 और 404। तो देखिए पूरी मेथड, पूरी विधि, संपूर्ण क्रियाक्रम ऐसा ही होने वाला है, आपको इसमें कोई चेंजेस नहीं है। आप लोग अगला देखिए 96 और 404। अगर मान लीजिए अब बोर्ड की कॉपी में प्रश्नोत्तर संख्या 3 आ गया, तो यहाँ पे आप प्रश्नोत्तर संख्या कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। हल अभाज्य गुणनखंड विधि से, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 96, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 404। बाकी पूरा का पूरा वैसे ही वैसे लिखे रहेंगे। अब यहाँ पे जब हम 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 404 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो कुछ दूसरा आएगा। चलिए उसको भी हम लोग
कर लेते हैं आराम से। 96 का रफ कार्य में करिएगा पीछे जाके आप लोग जब करेंगे तो ये 96 के जब भाजपा कर 2, जब 2 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 48। फिर 2 से सॉरी हम लोग नीला कलम का यूज करते हैं। जब इसे 2 से कटाएंगे 2 48 आ जाएगा, फिर 2 24 आ जाएगा, 2 12 आ जाएगा, 2 6 आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा, 3 1 आ जाएगा। इस प्रकार आपका इसका भाज्य गुणनखंड मिलेगा। जैसे ही यह भाज्य गुणनखंड मिला अब इसे घातीय रूप में बना दीजिए। कितनी बार 2 आया 1 2 3 4 5, तो 2 घाते कितना लिख देंगे 5। 3 कितनी बार आया 1, तो 3 घाते कितना लिख देंगे 1। अब इसी प्रकार 404 का, जब 404 का भाज्य गुणनखंड आप करेंगे तो इसे लिखेंगे, जब ये 2 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 202, फिर से 2 से कटाएंगे तो 101। अब 101 स्वयं ही एक अभाज्य संख्या है। 101 क्या है अभाज्य संख्या है। अब इसे भी आप अभाज्य के रूप में घात के रूप में बना लीजिए। 2 घाते 2 गुणे 101 घाते 1। अब समझिए जब 101 घाते 1, अब देखिए यहाँ पर आपने लिखा था कि उभयनिष्ठ बनाना है। अब उभयनिष्ठ 2 घाते 2 2 घाते 5, 2 उभयनिष्ठ है, चलिए ठीक है। 3 इसमें है इसमें नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 घाते 0। अच्छा 101 इसमें है इसमें नहीं है ऊपर वाले में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 101 घाते 0। तो यहाँ पे देखिए उभयनिष्ठ बन गया है। यदि जब उभयनिष्ठ आपने बना दिया है तो उसके बाद आपको लसा और क्या ज्ञात करना है मासा ज्ञात करना है। तो फिर से वही प्रक्रिया पूरी चालू होने वाली है। आपको कुछ भी नहीं करना है, एक कॉन्सेप्ट सीखिए, बाकी उसके आधारित सभी सवाल चाहे उदाहरण हो या प्रश्नावली हो। लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी बहुत हार्ड है, एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं दिया है, और हम कहते हैं आप एनसीईआरटी को जी जान लगा के पढ़िए। उसके बाहर से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। पहले की जो पूछने का तरीका था वो दूसरा था, अब बोर्ड बहुत ही अलग तरीके से कुछ अपना वो इंक्लूड करके पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं समय ना गवाते हुए। अब यहाँ पे जिस भी संख्या का आपको निकालना होगा उसको कोष्टक में यहाँ पे लिखना होगा। आप 96 और 404 का क्या निकाले हैं लसागु। एक बार मैं फिर से इस कथन को पूरा पढ़ दे रहा हूँ भाई। ये कथन आपको प्रत्येक बार अपने बोर्ड की कॉपी में अपने नोट्स में लिखना है, क्योंकि लिखते लिखते आपकी क्या हो जाए प्रैक्टिस हो जाए कि प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात की अभाज्य संख्या का गुणनफल। इसी प्रकार महसक जब ज्ञात करेंगे तो 96 और 404 यहाँ पर भी लिख देंगे। प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात की अभाज्य संख्या का गुणनफल। तो चलिए हम लोग अब निकाल कर लिखते हैं। जब यहाँ पे लसा लिखेंगे और कोष्टक में 96 404 देंगे तो इसके बराबर आप देखेंगे उभयनिष्ठ मिलना चाहिए। 2 घाते 2 2 घाते 5 उभयनिष्ठ है, 2 इसमें भी है। उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे बड़ी घात 2 घाते 2 2 घाते 5 में सबसे बड़ी घात कौन सी है 2 घाते 5। इसी प्रकार 101 का देखेंगे 101 घाते 1 101 घाते 0, तो कौन सी बड़ी है 101। अब उसके बाद देखेंगे हम लोग 3 घाते 0 3 घाते कौन सी सबसे बड़ी है 3 घाते 1। अब जब हम लोग इसका करेंगे तो 2 घाते 5 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना 32 32 कहीं 96 96 गुणा 101 में होगा। तो आप लोग जानते रहिएगा 96 96 इसका आएगा कितना आएगा 96 96 आ जाएगा। और इसी प्रकार हम लोग मस्त करेंगे। मस्त 96 कामा 404 96 कामा 404 बराबर हो जाएगा। अब मस हमें सबसे छोटी घात चाहिए और घनिष्ठ होनी चाहिए। 2 घाते 2 2 घाते 5, सबसे छोटी कौन है 2 घाते 2 है। अब उसके बाद 5 यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 3 घाते 0 है, उसके बाद यहाँ क्या है 3 घाते 0 आ जाएगा। अब उसके बाद 101 घाते क्या है 0 है। अब इसकी सभी की वैल्यू 1 हो जाएगी। 2 घाते 2 का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और फिर से हम बता दे रहे हैं, आप थोड़ा सा उत्तर को हाईलाइट कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा हाईलाइट कर दीजिएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। हो सकता है आप यहाँ पे नीचे लिख दीजिएगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 404 का महसा 4 तथा लसा 96 96 है। आगे आपको एक सवाल मिलेगा कि इनकी जांच भी कीजिए, और जांच वो 2 संख्याओं की होगी। हम उसको अपने अगले वीडियो में से पढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग एक 3 संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभी तक आप जो ये देख रहे थे जगह खाली था वो इसीलिए था, इसलिए कि हम लोग 3 संख्याओं का, अभी तो 2 संख्याओं का पढ़ लिए, अब हम 3 संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे निकलेगी कैसे नहीं निकलेगी उसको भी समझते हैं। आप डरिएगा मत, फॉर्मेट पूरा ऐसा ही रहने वाला है। इस फॉर्मेट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। आप लगातार बने रहेंगे तो बहुत अच्छा मेहनत कर देंगे
तो सच में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अभी भी आपके पास 7-8 महीने हैं, आप ये ना सोचिए कि आप बहुत पीछे हैं, आप रोज लगे रहिए। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं, 3 संख्या जो कि उदाहरण नंबर चौथा है, 6, 72, 120। हम लोग एनसीईआरटी का एक एक सवाल को देखेंगे और कुछ जब उससे रिलेट रहेंगे तो हम लोग आपसे कह देंगे भैया 1-2 आप अपने घर से कर लीजिएगा। अन्यथा जितनी कोशिशें रहेंगी, जितना हो सकता है उतना ज़्यादा आपको प्रोवाइड करना, और उस प्रकार से प्रोवाइड करना कि बोर्ड की कॉपी में डायरेक्ट आप कैसे लिखेंगे। बहुत लोगों को पता नहीं रहता कि हम भैया एक बोर्ड की कॉपी में कैसे लिखें, कितना लिखना होता है। देखिए आपको 2 नंबर के लिए इतना लिखना होता है। अब कहेंगे इतना लिखना, हाँ आप लिखेंगे इतना, तो आपको लगेगा ना कि आपका एक भी नंबर कहीं से नहीं कटेगा। जब आपका एक भी नंबर कहीं से नहीं कटेगा, सभी विषय में ऐसे रहेंगे, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर लेंगे। चलिए हम लोग अब 6, 72, 120 का देखते हैं। 3 संख्याओं का हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से लसम मसा देखते हैं। अभी हम लोग जांच नहीं कर रहे हैं, जांच के लिए हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, उससे आधारित जितने भी अपने प्रीवियस ईयर हैं उसको भी देखेंगे। तो चलिए भाई हम लोग अब 3 संख्याओं का देख रहे हैं, अच्छे से अब हमें आगे देखना है। 3 संख्याओं के लिए भी यही कथन रहने वाला है, उसके लिए भी कुछ चेंजेस नहीं होंगी। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपका फॉर्मेट यही रहे। अब यहाँ पे कोई भी संख्या 0 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, x हो जाए, सिर्फ 0 को छोड़कर सबका मान एक आ जाए, सबकी वैल्यू एक ही आएगी। आप यहाँ पे गुणे में कभी एक मत लिखना, जब यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड लिख देना, अन्यथा आपका वो गलत हो जाएगा। भले कोई इंसान या कोई व्यक्ति चेक करते हुए ना ध्यान दे, लेकिन आप देखेंगे तो उसका गलत है, क्योंकि यहाँ पे अभाज्य लिखे हैं और आगे आप एक लिख दिए हैं। एक पहले से ही कहता है मैं ना तो भाज्य हूँ भाई, ना अभाज्य हूँ। चलिए हम उदाहरण नंबर अब चौथा देख रहे हैं। उदाहरण नंबर चौथा 6, 72, 120। तो यहाँ पे फिर से आप लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या, यहाँ पे लिख देंगे, मान लीजिए जैसा भी हो, यहाँ पे चौथा हो जाएगा। हल अभाज्य गुणनखंड विधि से 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड। ये सभी संख्या हम लोग इस प्रकार से अपने ब्लैक कलम से लिख देंगे परीक्षा में। कहेंगे भैया क्या इसका नंबर मिले, भैया इसका नंबर नहीं, ये आपको वहाँ पे कहते हैं ना प्रभावित करना, हम लोग उसको प्रभावित कर देंगे। 6 का जब अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो आप लोग रफ कार्य में समझते रहिए, जब 6 का अभाज्य गुणनखंड तो 2 तिहाई 6, 3 एक कम 3। अब ध्यान दीजिए आप एक एक कम एक एक कम नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये एक भाई अभाज्य नहीं है। आप आज नहीं कल नहीं, आप रोज जानते रहिए, हमेशा जानिए एक अभाज्य नहीं है। और जिस भी भाई बंधुओं की इस लाइन से यदि प्रॉब्लम हो रही है तो मेरा उनसे निवेदन है, आप अच्छे से, आपको हम बोर्ड की कॉपी लिखना बता रहे हैं, डायरेक्ट बता रहे हैं, जो कि आपको हो सकता है यूट्यूब पर जल्द कोई ना बताए कि कैसे बोर्ड की कॉपी लिखी जाती है, किस प्रकार से लिखेंगे तो आपको एक अच्छा नंबर मिलेगा, उस प्रकार से अपना ये प्रयास है। तो 6 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 हो जाएगा। जैसे ही 2 गुणे 3 आपने देखा, इसके घात के रूप में लिखना प्रारंभ कर दीजिए, 2 घाते 1 गुणे 3 घाते 1, क्योंकि जब हम लसम से निकालेंगे तो आप घाते के रूप में लिखना पड़ेगा। 72, जब 72 करेंगे तो इसे जब 2 से कटाएंगे, 2 36, 2 18, 2 9, 3 तिरका, 3 इक्का। आप इसे जाना पीछे बैक कॉपी में कर लेना। जैसे भाई हमने बताया कि 72 आए, 72 ऐसे करके 2 36, 2 18, 2 9, 3 तिरका, 3 इक्का। आप इसी प्रकार से ये रफ कार्य में करेंगे। कहाँ करेंगे? रफ कार्य में करेंगे। आप बोर्ड की कॉपी में सामने नहीं करेंगे, आप इसे रफ कार्य में करना है और यहाँ पे इस प्रकार से लिख देना है। यदि हम लोग इसकी घात के रूप में देखें तो 2 कितनी बार आया? 3 बार, तो 2 घाते 3। अच्छा 3 कितनी बार आया है? 2 बार, 3 घाते 2। इसी प्रकार से हम लोग अब 120 का देखेंगे। जब 120 का देखेंगे फिर से रफ कार्य में 2 60, 2 30, 2 15, 3 5 5 1 5 3 15 2 30 दूनी 60 ना 120। अब ये रफ कार्य में है, हम यहीं पे सामने कर रहे हैं, लेकिन आप लोग पीछे कॉपी में जाना, रफ कार्य लिखकर ऊपर इसे रफ कार्य में करना। तो इसका कितना आ जाएगा भाई लोग? 2 से कटाएंगे तो 120, 60 आ जाएगा, फिर 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1। जब इसे घात के रूप में जमाएंगे तो 2 कितनी बार आया? 3 बार, तो 2 घाते 3। 3 कितनी बार आया? 1 बार, 3 घाते 1। 5 कितनी बार आया? 1 बार, 5 घाते 1। इस प्रकार से हमने सभी संख्याओं को घात के रूप में जमा दिया है। आप लोगों को याद होगा इसके पिछले वाले वीडियो में जब हमने आपसे पूछा था कि 120 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घातांक कितनी है? 3 है। 2 की घातांक कितनी है? 3 है। 120 के अभाज्य गुणनखंड में सभी घातों के योग 3 1 4 1 5। तो हमने उसमें अभाज्य गुणनखंड विधि और उससे रिलेटेड जितने सवाल आए थे बोर्ड में सभी देख लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से लसम कैसे ज्ञात करें।
अब हमने अभाज्य गुणनखंड विधि किया, उसके बाद उसे घात के रूप में जमाया। अब हम घात के रूप में जमाने के बाद क्या देखेंगे, उभयनिष्ठ। अब 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, सदी में उभयनिष्ठ है। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, इसमें भी 3 उभयनिष्ठ है। 5 यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5 घाते 0। इसमें भी नहीं है तो इसमें भी 5 घाते 0। अब आपकी ये तीनों संख्याओं का घात के रूप में उभयनिष्ठ बन गया है। अब आपको यहाँ पे लिखना है 6, 72, 120। 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड। कथन वही रहने वाला है। कथन को हम एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं। प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात के बाद संख्या का गुणनफल। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे लसब 6, 72, 120 आ जाएगा आपका। भैया सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 घाते 3, 2 घाते 3, 2 घाते 1। हमने कहा था जब घाते समान हो तो उसे हम लसम में भी मसम में। अब 2 घाते 3, 2 घाते 2 घाते 1 में सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 घाते 3 है। अब 3 घाते 1, 3 घाते 2, 3 घाते 1 में सबसे बड़ी घात 3 घाते 1 है। 5 घाते 1, 5 घाते 0, 5 घाते 0 सबसे बड़ी घात 5 घाते 1 है। जब हम इसका गुणा करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, 24 पंचे कितना हो जाएगा, 120 उत्तर इसका हो जाएगा। इसी प्रकार मौसा देखते हैं 6, 72, 120। अब इसका मौसा निकालेंगे तो मौसा कोष्टक में 6, 72, 120। अब इसमें सबसे छोटी घात लेंगे, 2 घाते 3, 2 घाते 3, 2 घाते 1 में सबसे छोटी घात 2 घाते 1। इसमें 3 घाते 1, 3 घाते 2, 3 घाते 1 में सबसे छोटी घात 3 घाते 1। सर यहाँ पे देखिएगा आपको 3 घाते 1, 3 घाते 2, 3 घाते 1 है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात कौन सी थी, 3 घाते 2 थी। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 पंचे 120, 3 या 360 हो जाएगा इसका। भाई गलत हो गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे सब बड़ी घात कौन सी थी, 3 घाते 2 थी। अब यहाँ पे देखिए 5 घाते 1, 5 घाते 0, 5 घाते 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 घाते 0 आ जाएगा, क्योंकि आपको छोटी घात लेना है मौसा में और लसा में बड़ी घात थी। अब यहाँ पे जब हम लोग गुणा करेंगे 2 3 6, अब आप लोग इसका जान रहे इसका कितना हो जाएगा, 5 घाते 0 मान 1, लेकिन हम लोग 1 को लिखेंगे नहीं क्योंकि 1 ना तो भाज्य नहीं है भाज्य, तो इसका कितना आ जाएगा मौसा 6 हो जाएगा। यही आपका डिटेल में क्या हो गया, उत्तर हो गया। और हमने फिर से बताया उत्तर को आप थोड़ा हाईलाइट कर दीजिएगा। लिखने के बाद आप उसे डब्बा में बंद करके ताकि वो भागने ना पाए उसे हाईलाइट कर दीजिएगा। इस प्रकार से आपका 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड हो गया है। बाकी हम लोग देखते हैं कि अगली सवाल देखते हैं जो कि प्रश्नावली 1.1 में 3 सवाल पूछे गए हैं। जो प्रश्नावली 1.1 में 3 सवाल पूछे गए उनमें से आपको वो देखिए 12, 15, 21 है, 17, 23, 29 है, 8, 9, 25 है। हम 17, 23, 29 का आपको बताते हैं। 17, 23 आप 12, 15, 21 का इसी प्रकार से कर लीजिएगा। हम 17, 23, 29 का जल्द से जल्द बता दे रहे हैं, आप लोग देखते रहिएगा। कौन सी सवाल अब दिखने वाले हैं, तीसरी सवाल फिर से 17, 23, 29 का हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग 17, 23, 29 का अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा मसा निकालेंगे। अच्छे से आप लोग देखिएगा, फॉर्मेट पूरा वही है। देखिए हमने फॉर्मेट को चेंज नहीं कर रहे हैं, बस अंकों को चेंज कर रहे हैं। तो आएगा आपका 17 का अभाज्य गुणनखंड, 23 का अभाज्य गुणनखंड, 29 का अभाज्य गुणनखंड। ये आपका प्रश्नावली 1.1 का कैसा सवाल है, तीसरा सवाल हम लोग लगाने वाले हैं, सॉरी दूसरा सवाल। 1.1 का कैसा सवाल है, दूसरा सवाल लगाने वाले हैं। तो 17 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 17 मिलेगा। कितना मिलेगा, 17 मिलेगा, क्योंकि 17 खुद ही कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। और 23 का 23 मिलेगा, 29 का 29 मिलेगा। अब आप कहेंगे लसा के लिए 17, 23, 29। अब 17, 23, 29 का लसा के लिए प्रत्येक उभयनिष्ठ, न इसमें उभयनिष्ठ है, न इसमें उभयनिष्ठ है, न इसमें उभयनिष्ठ है। तो इसमें कौन सी संख्या नहीं है, हमने घात के रूप में जमाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे 17 घाते 1, 23 के घाते 1, 29 के घाते 1। अब उभयनिष्ठ नहीं है, इसमें कौन सी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, 23 नहीं है, 23 घाते 0, 29 भी नहीं है तो 29 घाते क्या लिख देंगे 0। अच्छा इसमें कौन सी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, 17 नहीं है तो 17 घाते 0। अब इसमें कौन नहीं है, 29 नहीं तो 29 घाते 0। अच्छा इस संख्या में इन दोनों में कौन से उभयनिष्ठ नहीं है, 17 नहीं है तो 17 घाते 0, 23 नहीं है इसमें तो 23 घाते 0। आप देखेंगे कौन सी उभयनिष्ठ नहीं है और जौन सी उभयनिष्ठ ना उसकी घाते 0 लिख देंगे। अब इसका लसा निकालेंगे, तो लसा निकालने के लिए बहुत ही अच्छा फॉर्मेट है। 17, 23
29 का लस है। आपको वही प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। अब ध्यान दीजिए सबसे बड़ी घात, तो 17 की सबसे बड़ी घात कौन सी है? 17 है। 23 की सबसे बड़ी घात 23 है। 29 की सबसे बड़ी घात 1 है। तो हमने 17, 23, 29 लिख दिया। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका उत्तर मिलेगा 11 9 3 27, 27 3 81, 11 33। जब भी आप इसका उत्तर करेंगे तो आपको मिलेगा 7 3 21, 9 कम 9, 11 33 9। ऐसा ही लगभग उत्तर आएगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा कि इसका उत्तर 11 33 9 आ रहा है या नहीं। बस आपको हम विधि बताना चाहते हैं, आप विधि देखिए, चेक कीजिए कि आपको कैसे मिलेगा। अगला मास्टर जब हम निकालेंगे 17 कामा 23 कामा 29 का, तो वही बात मासा में कौन सी घात लेंगे? सबसे छोटी घात लेंगे। 17 23 29 सबसे छोटी घात जब हम लोग लेंगे तो यहाँ पे 17 में सबसे छोटी घात कौन सी है? 17 घाते 0। 23 में सबसे छोटी घात 23 घाते 0। 29 में सबसे छोटी घात 29 घाते 0। आपको पता है सब किसी भी संख्या घात के 0 मान क्या होता है? 1। इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आप जानते रहिए उत्तर भाज्य या अभाज्य कोई भी आ सकता है। उत्तर से लेन देन नहीं है कि हमारा उत्तर अभाज्य ही आना चाहिए, आप गलत सोच रहे हैं। उत्तर आपका भाज्य भी आ सकता है, उत्तर आपका अभाज्य भी आ सकता है। आप बस ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो लिखा गया वो सभी अभाज्य लिखे हैं कि नहीं। यदि हम लोग इसका करते हैं कि 17 23 29 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 मस्त है 1 हो जाएगा, तो ये आपका पूरा का पूरा गलत है, क्योंकि भैया इधर अभाज्य संख्या लिखनी है, अभाज्य संख्या लिखनी, ये आप जानते रहिएगा। हाँ, आप विधि ऐसे है लेकिन ये गलत पूरा है भाई। आपको कैसे लगाना है कैसे नहीं, हमने एक सवाल और देख लिया। अब आपको हम लोग 2 होमवर्क दे रहे हैं, 12 15 21 और 8 9 25 का आप लोग HW में करके आइएगा। यदि आपको दिक्कत हो तो हम लोग 2 मिनट में ये सवालों भी इस सवाल को भी देखा जा सकता है। चलिए हम लोग होमवर्क में हम लोग इसको भी देख लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो अपना लेंदी होगा, 1-2 मिनट के अंदर हम लोग इसको देख लेते हैं। हम लोग देखते हैं 8 9 25 को देखते हैं। 8 9 25 काफी अच्छी सवाल है, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 8 9 25। इसे हम बहुत ही आसानी से देख लेते हैं। आप लोग 17 23 29 और ये आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि जितना ही प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उत्तर याद रहेगा। यदि आपको उत्तर याद रहेगा तो आपको बोर्ड में कम समय लगेगा परीक्षा में। जब परीक्षा में कम समय लगेगा तो आप जल्दी से कर देंगे। चलिए हम लोग 8 9 25 देखते हैं। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड, 9 का अभाज्य गुणनखंड, 25 का अभाज्य गुणनखंड। जब हम 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आप लोग पता है 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा। क्यों? 2 दूनी 4 दूनी 8। इसके घात क्रम में जमाते हैं 2 घाते 3। 9 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 3 हो जाएगा। जब इसे घात क्रम में जमाते हैं 3 घाते 2। जब 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इसके 5 घाते कितना आ जाएगा? 2। फिर से वही फॉर्मेट आ गया ना कि कोई भी संख्या किसी में उभयनिष्ठ नहीं है, सिर्फ घात समान है या घात अलग अलग होना हो, लेकिन सभी संख्या क्या है? भाज्य संख्या अलग अलग है। तो आप जानिए अब यहाँ पे कौन सी संख्या नहीं है? 3 नहीं है। इन दोनों में से कौन सी संख्या नहीं है? 3 नहीं है, तो 3 घाते 0। और कौन नहीं था? 5 नहीं, तो 5 घाते 0। अब इसमें कौन नहीं था? इनमें से 2 नहीं था, तो 2 घाते 0। अब कौन नहीं था? 5 नहीं, तो 5 घाते 0। इसमें कौन कौन नहीं था? 2 नहीं था, 2 घाते 0। 3 नहीं था, 3 घाते 0। ये आपकी विधि आनी चाहिए भाई। अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे लिख देंगे 8 9 25। अब फिर से यहाँ पे लिखेंगे लस कोष्टक में 8 9 25। अब फिर से वही बात, सबसे बड़ी की घात 2 घाते 3, 3 घाते 2, 5 घाते 2। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंच 40, 40 पंचे 200, 200 नौइया कितना हो जाएगा? 1800 हो जाएगा। आपको कुछ फॉर्मेट के उत्तर याद रहने चाहिए, बुरा भाग आपका मजबूत रहना चाहिए। यहाँ पर भी 8 9 25 लिखकर यहाँ पर लस हो जाएगा, लस कोष्टक में 8 9 25। अब इसे हम लोग देख रहे हैं सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात 2 घाते 0, 3 घाते 0, 5 घाते 0, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इस प्रकार हमने आपको सभी सवाल बता दिए। आधे घंटे लगभग के अंदर हमने आपको 5 सवाल हल किए हैं। 3 2 5 सवाल हल किए हैं। इन सभी 5 सवालों से आपका बोर्ड जरूर से जरूर 2 नंबर का पूछता है। या तो सिद्ध कीजिए पूछेगा, या तो भाज्य गुणनखंड विधि से लसा मसा पूछेगा। आज के लिए धन्यवाद।
बाकी आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में, कैसे जांच करना है कैसे नहीं करना है। तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।